नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र की। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है। IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने और टीकाकरण प्रणाली के माध्यम से कवरेज को बनाए रखने के लक्ष्य पर केंद्रित है। इस मिशन का प्रमुख ध्यान उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होगा जो कोविड महामारी के दौरान टीकाकरण से चूक गए हैं। इसके अलावा इसमें प्रवासन और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को भी लक्षित किया जाएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 के अंतर्गत जिलों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2014 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों के साथ 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आरंभ किया गया था। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI वर्ष 2017 में आरंभ किया गया था। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है जो कई कारणों से UIP में सम्मिलित होने से वंचित रह गए थे। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 को सभी उपलब्ध टीकों की असेवित तक पहुंच सुनिश्चित करने और चिन्हित जिलों एवं प्रखंडों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण के बाद से 37.64 मिलियन बच्चों और 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। आपको बता दें कि UIP को वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था। ये विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है और देश में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है। UIP के तहत 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं, जिसमें तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस B, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के कारण होने वाला निमोनिया और मेनिंजाइटिस, खसरा, रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस और रोटावायरस शामिल हैं। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है। अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते को पुनर्प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना JCPOA या ईरान परमाणु समझौते को पुनः स्थापित करने के लिए ईरान के साथ चर्चा में भाग लेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया था। उसने ईरान पर प्रतिबंधों को एकपक्षीय रूप से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्नैपबैक नामक प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। यदि ईरान द्वारा समझौते का अनुपालन नहीं किया जाता है तो JCPOA किसी भी पक्षकार को वह प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देता है, जिसके द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों को दोबारा आरोपित किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में ईरान ने JCPOA के उल्लंघन के रूप में अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार किया था। ईरान को परमाणु हथियारों का विकास करने से रोकने के लिए JCPOA को वर्ष 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था। साथ ही इसे UNSC संकल्प द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के अंतर्गत असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई थी। इसे ईरान और P5+1 देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यदि हालिया कदम की बात के संदर्भ में बात की जाए तो प्रतिबंध से पहले भारत ईरान से कच्चे माल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। इसके अलावा भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे आदि जैसी परियोजनाओं में भागीदार हैं। IIT दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों में इंडोर यानी आंतरिक वायु प्रदूषण का उच्च स्तर विद्यमान है। ये अध्ययन स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, कार्यालयों और सिनेमा हॉल आदि में किया गया था। इसके अनुसार PM 2.5 और PM 10 का सांद्रण स्तर भारत में परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा से 2 से 5 गुना अधिक दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 24 घंटे की मानक औसत सीमा की तुलना में ये स्तर 10 से 15 गुना अधिक है। इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं कार्यालयों, रेस्तरां और कॉलेज में धूम्रपान, लोगों का अधिक संकुलन और अपर्याप्त वेंटिलेशन के लिए उच्च CO2 स्तर, रासायनिक सफाई अभिकर्मक, फ्लोर क्लीनर और खाद्य तेल के उपयोग के कारण अस्पतालों और रेस्तरां में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उच्च मात्रा उत्पन्न होती है।
इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के अन्य कारण हैं बायोमास का उपयोग करके भोजन बनाना, डीजल दहन से उत्सर्जित वायु वाहित कण। आइए अब आपको बताते हैं इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के प्रभाव। इससे स्वास्थ्य जोखिम जैसे कि श्वसन संबंधी रोग, तीव्र श्वसन पथ संक्रमण आदि की संभावना बढ़ जाती है। ये बच्चों में समस्या सुलझाने, गणितीय क्षमताओं, IQ और अधिगम क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। थकान, चक्कर आना, एलर्जी, साइनस आदि के कारण संपूर्ण उत्पादकता प्रभावित होती है। WHO ने इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स को विकासशील देशों में 4 सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में से एक के रूप में नामित किया है। इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कुछ कदमों में उन्नत चूल्हा अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि शामिल है। यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उबर चालक कर्मचारी हैं, न कि स्वतंत्र ठेकेदार। इस निर्णय का अर्थ ये है कि उबर चालक न्यूनतम वेतन, वार्षिक वैतनिक अवकाश और अन्य श्रमिक अधिकारों के पात्र हैं। निर्णय के अनुसार चालक की गतिविधियों को उबर द्वारा कठोरता से परिभाषित और नियंत्रित किया गया था। ये निर्णय महामारी के दौरान समृद्ध हो चुकी व्यापक गिग अर्थव्यवस्था में अन्य श्रमिकों और कंपनियों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। गिग अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन कंपनियों से है जो पूर्णकालिक कंपनियों की बजाय स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर्स को नियुक्त करती हैं। भारत की गिग अर्थव्यवस्था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ई-कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग को व्यापक रूप से अपनाने के कारण भारत की गिग अर्थव्यवस्था अब विश्व में सबसे बड़ी गिग अर्थव्यवस्था है। भारत में लगभग 3 मिलियन गिग कर्मचारी हैं और अनुमानित 56% नए रोजगार इस क्षेत्र द्वारा सृजित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों, गिग कर्मियों और प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करेगी। हालांकि वे संहिता के तहत वैधानिक लाभों के हकदार नहीं हैं, जैसे पेंशन और चिकित्सा बीमा आदि। आइए अब आपको बताते हैं संहिता के बारे में। ये गिग कर्मी को पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर कर्मी के रूप में परिभाषित करती है। ये प्लेटफॉर्म कर्मी को एक ऐसे कर्मी के रूप में परिभाषित करती है जो किसी संगठन या व्यष्टि को अन्य संगठनों या व्यष्टियों तक किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनिर्दिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया ने भारत में वृद्धजनों के बढ़ते उत्पीड़न पर चिंता प्रकट की है। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी लासी स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों और भारत में वृद्ध जनसंख्या की बढ़ती आबादी के परिणामों के वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वर्ष 2020 में भारत की कम से कम 5% वृद्धजन आबादी ने शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दुर्व्यवहार का अनुभव किया है। वृद्ध महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दुर्व्यवहार का अपेक्षाकृत अधिक सामना करना पड़ता है। आय के स्रोत या आर्थिक गतिविधियों का अभाव वृद्धजनों को सुभेद्य बनाते हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था तक बहुत सी महिलाओं के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, जिससे उनके प्रति जोखिम में वृद्धि होती है। वर्ष 2019 में भारत की 6% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की थी। वर्ष 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात लगभग 20% तक बढ़ने का अनुमान है। वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999 वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा समर्थन का प्रावधान करती है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए एक विधिक ढांचा तैयार करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि संचालित किए जा रहे हैं। लासी भारत का प्रथम और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो वृद्धजन आबादी के लिए नीतियां बनाने के लिए एक लंबवत डेटाबेस प्रदान करता है। ये सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग आदि के सहयोग से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत किया गया था। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 1 रैंक 1 पेंशन।
वन रैंक वन पेंशन यानी सशस्त्र सैन्य कर्मियों को सेवानिवृत्त होने की तिथि के निरपेक्ष समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने पर एक समान पेंशन प्रदान किए जाने से है। इस प्रकार ओआरओपी का उद्देश्य आवधिक अंतराल पर वर्तमान और भूतपूर्व सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच व्याप्त अंतर को समाप्त करना है। वर्ष 2015 में सरकार ने ओआरओपी लागू किया था। इस योजना को प्रत्येक 5 वर्षों में संशोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर की गई थी कि पेंशन लाभों को 5 वर्ष के नियतकालिक पुनरीक्षण के स्थान पर स्वचालित रूप से संशोधित किया जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ये अनुमति नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर उपज के अनुमान के लिए 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में सुदूर संवेदी आंकड़ों के संग्रह के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। ये केंद्र सरकार की एक फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज की क्षति का अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुशंसा की गई है। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES। बिहार में इस वर्ष AES का प्रथम मामला सामने आया है। तेज बुखार से शुरुआत AES की विशेषता है और इसके लक्षणों में नैदानिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे मानसिक भ्रम, स्थिति भ्रांति, उन्माद या कोमा आदि भी शामिल हैं। अनेक विभिन्न विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकीटस, रसायन या विषाक्त पदार्थ आदि इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या को प्रभावित करता है। ये ज्यादातर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। स्थानीय रूप से इसे चमकी बुखार कहा जाता है। AES के मामले अक्सर उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रवण जिलों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होते हैं। हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हेलिना जो कि थल सेना का संस्करण है और ध्रुवास्त्र जो कि वायु सेना का संस्करण है, ये तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों में सभी मौसम और दिन और रात दोनों में संचालित होने की क्षमता है। इसके अलावा इनमें पारंपरिक बख्तरबंद टैंक के साथ साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील बख्तरबंद युद्धक टैंकों को विनष्ट करने की क्षमता है। इन मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। INS प्रलय ये स्वदेश निर्मित मिसाइल पोत की प्रबल श्रेणी का दूसरा पोत है। ये हथियारों और संवेदकों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है। इसके अंतर्गत चैफ लॉन्चर और लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। INS प्रलय ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित नौसेना रक्षा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDEX 21 में भाग लिया था। ट्रोपेक्स 21 यानी थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी अभ्यास, ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना की तीनों कमान, पोर्ट ब्लेयर में त्रिसेवा कमान और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की टुकड़ियां शामिल होती हैं। ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। विश्व भारती विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। ये ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रति एक सचेतन प्रतिक्रिया थी। ये सच्चे आध्यात्मिक बोध के लिए आवश्यक बाह्य रूप में सादगी के चतुर्दिक केंद्रित था। यहाँ संचालित पाठ्यक्रम में संगीत, चित्रकला, नाटकीय प्रदर्शन और अन्य प्रदर्शनकारी अभ्यास शामिल थे। छत्रपति शिवाजी जयंती। छत्रपति शिवाजी का जन्म शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ शिवनेर में हुआ। 1637 ईस्वी में उन्हें पूना की जागीर अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी। अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से शिवाजी ने दक्कन और पश्चिमी भारत में राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। 1674 में रायगढ़ में उनका मराठों के सरदार के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। उन्होंने एक सुदृढ़ सेना और नौसेना की स्थापना की थी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान को INS आंग्रे कहा जाता है, जिसका नाम शिवाजी के नौसेना सेनापति कान्होजी आंग्रे के नाम पर रखा गया है। शिवाजी को गोरिल्ला युद्ध का जनक भी माना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।